हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में संसाधन और विकास का नाम दिया गया है। चैप्टर 10 का ये, जैसा कि आप जानते हैं, ये टॉपिक है और इसमें हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि रिसोर्स क्या है, ठीक है, जिसको हिंदी में यहाँ पे संसाधन का नाम दिया गया है। तो जब हम बात करते हैं रिसोर्स का, तो रिसोर्स एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट that can be used to satisfy our need provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable that can be termed as resource। इसका मतलब ये है, हर वो चीज जो हमारे आसपास मौजूद है, हमारे आसपास से मिल जाती है और हमारे जरूरतों को संतुष्ट करती है, को हम संसाधन कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फेजेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल पे ध्यान देना होगा। फिर सवाल खड़ा होता है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब क्या है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल कहने का मतलब हो जाता है कि टेक्नोलॉजी, तकनीक के हिसाब से वो चीजें हमारे इस्तेमाल में आए। जैसे अभी पेट्रोल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल हमारे जरूरत में शामिल हो जाती है क्योंकि हम उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को हम बहुत अच्छे तरीके से आज भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इस तौर पे हम समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पे एक उदाहरण से हमने इसको समझाने का प्रयास किया है। जस्ट थिंक, आप इसको सोचिए जरा, जब फायर जो है, आग जो है, वो अननोन है, मिस्टीरियस है इंसान के लिए, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम भी बेकार है, कोई मतलब नहीं है। जब आग का ही खोज नहीं हुआ है तो तेल का हम क्या ही करेंगे। लेकिन समय के साथ जब बहुत सारे, पहले तो फायर का डेवलपमेंट हुआ, पहले फायर जो है उसको खोजा गया, डिस्कवर हुआ, फिर इसी तरीके से समय बदला, डेवलपमेंट होता गया और आज हम जिस दौर में हैं, हम मशीनों को चलाते हैं। हमारे पास पावर ड्राइविंग टूल्स हैं, पावर ड्राइविंग मशीन्स हैं, हमारे पास कार हैं, जनरेटर्स हैं और इन सभी चीजों में हमें जरूरत पड़ती है तेल की, ईंधन के रूप में। तो पहले वही जो तेल है वो संसाधन नहीं था। क्यों? क्योंकि वो पहले तकनीक नहीं थी। लेकिन आज क्योंकि तकनीक बढ़ती चली गई है, तो आज हम ये कह सकते हैं कि तेल जो है, पेट्रोल जो है, केरोसिन जो है, ये सभी चीजें संसाधन के रूप में शामिल हो गई हैं। फिर दूसरा मुद्दा है कल्चरली एक्सेप्टेबल का। सवाल खड़ा होता है, क्या संसाधन को, रिसोर्स को कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। देखिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल कहने का मतलब है, क्या संस्कृति इजाजत देती है कि वो संसाधन है या फिर वो संसाधन नहीं है। इस तौर पे आपको उदाहरण देकर के समझाते हैं। जैसे बहुत सारे राज्यों में शराब जो है वो प्रतिबंधित है, तो फिर सवाल खड़ा होता है, क्या शराब जो है वो संसाधन है या फिर संसाधन नहीं है। आप सोचिए, कोई राज्य जो है, जैसे अगर हम बिहार की बात कर लें, जैसे हम गुजरात की बात कर लें, इन राज्यों ने शराब पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा करके रखा है। फिर सवाल खड़ा होता है कि वो तो अपना प्रतिबंध लगा करके रखा है, वो शराब पे ही क्यों लगा कर रखा। दूध पे भी प्रतिबंध लगा सकता था, वो शरबत पे भी प्रतिबंध लगा सकता था, लेकिन शरबत पे तो उसने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, दूध पे तो कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। ऐसा क्या ही था कि शराब को ही प्रतिबंध लगाया। तो इसका जवाब यह है कि दूध जो है वो सांस्कृतिक रूप से खराब नहीं मानी गई है, वो एक्सेप्टेबल है। जितने भी हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, शरबत की बात करते हैं, ये भी सांस्कृतिक रूप से स्वीकृति दी गई है, उनको भी स्वीकार किया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं शराब की, तो शराब हमारे यहाँ कल्चरली रूप में, कल्चर के रूप में कंजप्शन जो है
वो कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि शराब पीना चाहिए, हर जगह उसका खंडन ही मिलेगा। इस तौर पे हम कल्चरली एक्सेप्टेबल को समझ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल कहने का मतलब होता है आर्थिक रूप से संभव। आर्थिक रूप से संभव का मतलब क्या है? आर्थिक रूप से संभव कहने का मतलब है, जैसे आप सोचिए, संसाधन हम उसको कहेंगे जो आर्थिक रूप से संभव हो। जैसे उदाहरण देकर के समझाते हैं, कोई जमीन है और जमीन के नीचे हमको पता है कि उसमें 10,000 का सोना नीचे पड़ा हुआ है। अब कॉमन थिंकिंग यही है कि 10,000 का सोना है तो उसको हम निकाल लेते हैं, लेकिन अब इसी के साथ अगर हम ये शर्त रख दें कि 10,000 का सोना है लेकिन उसको निकालने के लिए 20,000 रुपए को खर्च करना पड़ेगा। अब आप बोलिएगा वो सोना वहीं पर रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है उस सोने का, ठीक है, क्योंकि 20,000 रुपए अगर खर्च हो जाने हैं और 10,000 ही सिर्फ जेब में आना है तो उसका कोई मतलब तो नहीं बना, ठीक है। इस तौर पे रिसोर्स क्या हो? इकोनॉमिकली फिजिबल हो, ठीक है, आर्थिक रूप से क्या हो? संभव हो। देखते हैं और नीचे। अब यहां पे हमको समझना है रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस। अब देखिए संसाधन जो है ना उसको और भी अलग अलग रूप में बांट करके देखा जा सकता है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। अब ऑरिजिन के आधार पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जिसको हिंदी में जैविक संसाधन भी कह दिया जाता है। जैविक संसाधन क्या है? संसाधन का वह भाग जो कि जीवित रूप में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम जब अपने जीवन की बात करते हैं तो हम अपने जीवन में दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जो पहली चीजें हैं जो सजीव हैं और दूसरी वो चीजें हैं जो कि निर्जीव हैं, ठीक है। तो जो भी सजीव रूप में इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है, उन सभी को हम बायोटिक रिसोर्स का हिस्सा मानते हैं। इसका डिफिनेशन ऐसे देखा जा सकता है, ऑल दोज रिसोर्सेज विच हैव लाइफ इन देम आर टर्म्ड एज बायोटिक रिसोर्स। अब इसका मतलब यह है कि वो सभी रिसोर्स जो कि रिसोर्स कहने का मतलब वे सभी सामान जो कि आप अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में इसमें लगा दिया गया जिसमें जान हो। अब यहाँ पे फ्लोरा और फन्ना का एग्जाम्पल आपको सामने देखने को मिलता है। फ्लोरा और फन्ना का मतलब क्या है? फ्लोरा कहने का मतलब हो जाता है वनस्पति जगत। आप जो भी वनस्पति जगत से उठा करके आप खाते हैं, पीते हैं, मेडिसिनल तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये सभी चीजें आपका फ्लोरा का हिस्सा बन जाती है, वनस्पति का हिस्सा बन जाती हैं। और क्योंकि वनस्पति में भी जीवन है, इस तौर पे हम इसको जैविक संसाधन या बायोटिक रिसोर्स के हिस्से रखते हैं। दूसरा आ जाता है आपका फन्ना। फन्ना कहने का मतलब हो जाता है जंतु जगत, ठीक है। तो इस तरीके से आप बायोटिक रिसोर्स को पहले समझ सकते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरा है आपका एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज कहने का मतलब होता है वे सभी संसाधन जो कि इस्तेमाल में तो आते हैं लेकिन उनमें जान नहीं है, ठीक है। अब ऑल दो रिसोर्सेज which don't have life in them are termed as abiotic resources। जैसे मिनरल्स और रॉक। हम सुबह में उठने से लेकर के रात में सोने तक कई तरह के चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम बात करें सुबह सुबह उठते हुए हम ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने में जो हम पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, टूथपेस्ट हम जिसको बोलते हैं, वो क्या है? वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो बेसिक क्षार से बना हुआ है, क्षारक से बना हुआ है और इस तरीके से माइका का उसमें इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मिनरल्स का किस तरीके से उसमें इस्तेमाल हुआ। दूसरा है रॉक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। रॉक्स का इस्तेमाल जैसे अगर हम बात करें रॉक्स का, पत्थर का हम इस्तेमाल की बात करें तो घर में सबसे पहले हम पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, घर बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन उदाहरणों से समझा जा सकता है कि किस तरीके से अजैविक संसाधन का भी हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये यही चीजें हैं, हमने पहले भी इसको दिया है, बाद में रिसोर्स के तौर पे दिया है और आगे बढ़ते हैं।
It is very important to understand that the thing, object, etc. can be considered as resource depending on whether they will come under practical use, function और operation। कहने का अर्थ है कि हम कभी भी उन्हीं चीजों को महत्व देंगे रिसोर्स के तौर पे जब वो हमारे जरूरत के रूप में हमारे जीवन में इस्तेमाल हो पाए, वो एक अच्छा खासा जगह रखें, हमारे जीवन में एक महत्व रखें, उनके बगैर हमारा जो जीवन है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, उन चीजों को हम क्या रखेंगे, उनको रिसोर्स के तौर पे रखते हैं। द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन द प्लेट्स ऑफ छोटा नागपुर were not been used for many years, but now when it is underused then it can be considered as resource। जैसे अगर हम छोटा नागपुर के पठारों की अगर बात करते हैं तो उन क्षेत्रों में ऐसा तो नहीं है कि आज वहां पे खनिज मिलने लगा, पहले वहां खनिज था ही नहीं, खनिज तो वहीं पे था। ठीक है, हम बात करते हैं किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में जहां पे बहुत ज्यादा आयरन डिपोजिशन है, जहां पे लोहा जो है वो बहुत ज्यादा लोह अयस्क जो है मिलते हैं, और लोहा का वहां पे जब लोह अयस्क वहां पे मिलेंगे तो वहीं पे वहां जो है आयरन से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो भी वहां पे एस्टेब्लिश होंगी। सीधी सी बात है। तो ऐसा थोड़ी है कि वहां पे पहले वहां पे वो चीजें नहीं थी, अब ही वहां से आ गई हैं, ऐसा तो है नहीं। जब आदि मानव का दौर था उस समय भी वो चीजें वहीं पे थी, लेकिन वो पहले इस्तेमाल में नहीं आ रही थी। लेकिन क्योंकि समय के साथ वे चीजें इस्तेमाल में आने लगी, लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई ही नहीं किया, उसको निकाल करके और प्रैक्टिकल यूज में भी लेकर के आ रहा है, तब हम बात करते हैं कि वो जो चीजें हैं वो रिसोर्स का हिस्सा बन जाएंगी। आगे बात करते हैं। एज द सेम फॉल और वाटरफॉल वे आर नॉट बी कॉल्ड एज रिसोर्स अप टिल व्हेन वे आर नॉट प्रैक्टिकल यूज। अब देखिए जितने भी झरने हैं वे ऐसा नहीं है कि बस आज ही लोगों को क्या करते हैं, बहुत आकर्षित करते हैं। झरने हैं, पानी कहीं से गिर रहा है, प्राकृतिक सौंदर्य है, तो वो बहुत पहले से ही लोगों को क्या करेगा, आकर्षित करता रहा है और करेगा। ठीक है, ये सभी लोगों को अच्छी लगती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो संसाधन है क्या? जवाब है नहीं। चीजें अच्छी लग रही हैं तो वो संसाधन नहीं है। लेकिन उसी फॉल को, उसी झरने को अगर डैम के रूप में कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, वहां पे डैम बना दिया जाए, और डैम्स के ऊपर से जब वो पानी निकल करके और हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी के तौर पे अगर दिखाई दे, बिजली बने, तो वो जो चीजें बनेंगी वो हमारे रिसोर्स का हिस्सा बन जाएंगी, क्योंकि बिना बिजली के हमारा जीवन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही बात किया था अभी कि रिसोर्स हम उसको कहेंगे जब उसके अभाव में जीवन क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, वो थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, तो बिजली के बिना हमारा जीवन मुश्किल होगा या नहीं होगा? इसका जवाब है होगा। तो झरना जो है जब देखने के लिए सिर्फ है, सौंदर्यीकरण के रूप में जो है, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। लेकिन जब हम उसको टर्न कर देते हैं और उससे बिजली बनाना शुरू कर देते हैं, तो वही जो झरना है वो हमारे लिए रिसोर्स, संसाधन के रूप में सामने आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जर्मन जियोग्राफर जिमरमैन, रिसोर्सेज डज नॉट एग्जिस्ट बट हैव टू बी क्रिएट। जर्मनी के एक जियोग्राफर हैं, ठीक है, जिमरमैन का नाम है, और इनका कहना है कि रिसोर्सेज कभी होते नहीं हैं, यानी संसाधन कभी भी होते नहीं हैं। संसाधन को कभी भी क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें, एक उदाहरण के जरिए इसमें भी बात करते हैं, जैसे इंसान है। अगर कोई इंसान है तो वो आपके काम का नहीं है, आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके पास कोई स्किल नहीं है मान लेते हैं, और कुछ नहीं है, तो वो बस ऐसे ही घूमने फिरने वाला है। ठीक है, और उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर आप शिक्षा दे देते हैं या फिर कोई ऐसे स्किलफुल काम में लगा देते हैं, जैसे मान लेते हैं वो बहुत बढ़िया अगर पेंटिंग बनाने लगे, या फिर बहुत बढ़िया अगर हम मान लेते हैं कि वो गाड़ी सफाई करना शुरू करते हैं, मतलब कोई भी स्किल हो, ठीक है, तो उससे वो क्या हो जाएगा, वो मानव के लिए एज अ रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है, जब हमको काम पड़ेगा वो पार्टिकुलर जो जरूरत है, तब हम उसके पास जाएंगे। ठीक है, हम टीचर के पास क्यों जाते हैं?
हम टीचर के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि टीचर से हम अपेक्षा करते हैं कि वो पहले से पढ़ा लिखा है, पहले से वो चीजों को जानता है, तब हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं। और इसलिए जाते हैं ताकि उससे हम वो चीजें ले सकें, वो हमें कोई चीज समझा सके। तो इंसान भी वो क्या हो गया, एज अ रिसोर्स हो गया, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, वाई रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट। फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि संसाधन सबसे पहले तो जरूरी क्यों है, क्या जरूरत है संसाधन का, ठीक है। तो इसका आंसर है रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट फुलफिल अवर बायोलॉजिकल नीड। सवाल खड़ा होता है, अगर मनुष्य जो है वो अपने आप में इतना ज्यादा सक्षम होता कि उसको कभी किसी चीज को खाने की जरूरत नहीं पड़ती, मान लेते हैं उदाहरण के जरिए या फिर एक कल्पना कर लेते हैं कि जैसे वो उसको कभी भी खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और वो फिर भी जिंदा है, तो इस परिस्थिति में क्या चावल गेहूं जितने भी खाने लायक चीजें हैं, क्या हम उसको महत्व देते हैं? इसका आंसर है नहीं, हम महत्व उसका नहीं देते। इसलिए महत्व नहीं देते क्योंकि वो जो चीजें हैं वो कोई जरूरत ही नहीं रहती, ठीक है। हम कोई भी खाने लायक चीजें जो है उसका महत्व क्यों देते हैं? इसका जवाब ये है कि वो हमारे बायोलॉजिकल नीड, जो हम बात करते हैं हंगर का, ठीक है, भूख की जो हम बात करते हैं, या फिर हम जब बात करते हैं प्यास का, ठीक है, तो पानी क्या करता है, हमारे प्यास को बुझा देता है। भोजन जो है वो क्या करता है, हमारा भूख जो है वो उसको शांत कर देता है। और ये दोनों ही क्या है, हमारे लिए बायोलॉजिकल नीड है, ठीक है। और बायोलॉजिकल नीड को क्योंकि ये सबसे पहले तो पूरा कर रहा है रिसोर्स, इसलिए ये क्या हो जा रहा है, महत्वपूर्ण हो जा रहा है। आगे देखते हैं, इट फुलफिल अवर इकोनॉमिक नीड। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इकोनॉमिक नीड को भी पूरा करता है, आर्थिक जरूरत को भी पूरा करता है, ठीक है। इसलिए भी रिसोर्सेज हमारे लिए जरूरत के का हिस्सा बन जाते हैं। अब देखिए, हम क्या जरूरत है, अगर मान लेते हैं कोई हीरा है तो पत्थर ही, अगर उसको हम कोई महत्व ही नहीं देते हैं, मान लेते हैं जैसे मिट्टी बराबर है उतना ही वो भी बराबर है, ठीक है, तो इस सेंस से अगर देखा जाए तो उस हीरे का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हीरा कम मिलता है और उसका आर्थिक रूप से ज्यादा वैल्यू है, इकोनॉमिक रूप से अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा उसका वैल्यू है, तब हम क्या करते हैं, उसको एज अ रिसोर्स कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो क्या हो गया, बहुत कम दिख रहा है, कम मिल रहा है, ठीक है। और लोग क्योंकि उसको महत्व भी दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हमारे इकोनॉमिक नीड है, आर्थिक जरूरत है, उसको पूरा करने का कारण है। हम क्यों गोल्ड को क्यों पहनते हैं, सिर्फ सजावट के लिए तो नहीं पहनते हैं, फिर तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी पहना जा सकता था, ठीक है। गोल्ड को ही क्यों पहनते हैं, डायमंड को ही क्यों पहनते हैं? इसका आंसर ये है कि सभी लोग उसका महत्व बहुत ज्यादा देते हैं, और क्योंकि महत्व बहुत ज्यादा देते हैं तो हार्ड डे कभी भी जब आएगा, कोई भी अगर भगवान ना करे लेकिन किसी का भी जब हार्ड डे आएगा तो वो क्या करता है, उसको फिर कैश कर लेता है, ठीक है। जैसे लोग क्या करते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और जब हार्ड डे आता है तो उसको कैश कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे हम ये समझते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक नीड को पूरा किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, when it is used for life और सेफ्टी। तीसरा बात ये हो गया कि ये हमारे लिए सेफ्टी का साधन बनता है, ये हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे all those things which are used for the safety and security of life। एग्जाम्पल में यू प्लांट, यू प्लांट यहाँ पे एक मेडिसिनल प्लांट का रूप दिया गया है और कुछ नहीं है। मेडिसिनल प्लांट के तौर पे जो भी चीजें इस्तेमाल में आएंगी उसको हम महत्व ही क्यों दे रहे हैं, ठीक है, महत्व ही इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए लाइफ सेफ्टी का काम कर रहा है, ठीक है। हम कोई भी मेडिसिन का हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते थे, यू प्लांट ही क्यों, एलोवेरा भी हम दे सकते हैं, तुलसी भी हम दे सकते हैं, नीम भी दे सकते हैं, हम उसको महत्व ही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब हम बीमार पड़ रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या बन रहा है, सेफ्टी का कारण बन रहा है, ठीक है। सेफ्टी के तौर पे वही चीजें हमारे लिए शामिल हो जा रही हैं, इसलिए हम रिसोर्स के रूप में इसको भी जगह देंगे, क्योंकि जब हमारा बुरा स्थिति आ रहा है या जो भी है, तो इस तरीके से मेडिसिनल प्लांट हमारे जीवन रक्षा के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये जो प्रश्न है उसका जवाब उतना था। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए टाइप ऑफ रिसोर्सेज।
संसाधन के कई प्रकार हो सकते हैं, जिसके बारे में अभी अभी हमने पहले ओरिजिन के बारे में हमने देखा, बायोटिक और एबायोटिक के रूप में देखा, एक्सेसिबिलिटी के तौर पे देखा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हो जाता है। रिन्यूएबल उस रिसोर्स को कहते हैं, वे सभी रिसोर्सेज जो कि बार बार इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें, पवन चक्की अगर हम एक बार लगाते हैं, ठीक है, तो दिनों दिन हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विंड के कारण बिजली तैयार होगी और हम उसका क्या करेंगे, बार बार इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में जैसे सभी फॉसिल फ्यूल, ठीक है, वो उसमें शामिल हो जाएंगे। फॉसिल फ्यूल के तौर पे अगर हम बात करें तो एक बार जब हमने पेट्रोल को जला लिया, क्या दोबारा हम उस पेट्रोल को जला पाएंगे क्या? इसका आंसर है नहीं, ठीक है। तो रिन्यूएबल में वो सभी चीजें जिसका बार बार इस्तेमाल कर सके, सोलर पैनल आप लेते हैं तो सन का जो एनर्जी है उसको बार बार इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन आप कोयला अगर दूसरे तरफ लेते हैं तो क्या कोयले को भी बार बार इस्तेमाल कर पाएंगे? तो वो चीजें जो बार बार इस्तेमाल में नहीं आती हैं और उनको बनने में बहुत लंबा पीरियड लगेगा, उनको हम नॉन रिन्यूएबल के तौर पे रखते हैं। और जो चीजें जो आसानी से और बार बार इस्तेमाल हो सकती हैं को रिन्यूएबल के तौर पे रखते हैं। इसके आगे ऑनरशिप के आधार पे, ऑनरशिप कहने का मतलब है कि उसका मालिकाना हक किसका है। जैसे इंडिविजुअल रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स वे सभी संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे अगर हम घर बात करें तो घर किसी एक व्यक्ति के नाम पे होता है, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल के तौर पे हो सकता है। कोई फ्लैट है वो इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति विशेष का हो सकता है, तो वो इंडिविजुअल है। लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो कम्युनिटी की होती हैं। कम्युनिटी इन द सेंस बहुत बड़े तौर पे कोई अगर शहर है, ठीक है, तो क्या सभी लोगों का शमशान भूमि जो होता है क्या वो भी व्यक्तिगत होता है? इसका आंसर है नहीं, पूरा शहर का एक ही होता है। आप जैसे बात करते हैं बनारसी की बात करते हैं, ठीक है, लोग वहां पे ले जाते हैं, ले जाकर के मतलब देश के अलग अलग हिस्सों से लोग लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो इस तौर पे हम समझ सकते हैं कि कुछ जो चीजें हैं वो क्या हो जाती हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए होती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो कि पूरे के पूरे समुदाय के लिए होती हैं, और इस तौर पे हम कम्युनिटी को समझ सकते हैं। फिर नेशनल रिसोर्स होती है। जैसे अगर हम बात करें भारतीय रेल की, तो रेल जो है वो क्या है, पूरा पूरा नेशन के लिए है, ठीक है। इंटरनेशनल भी होता है, कुछ चीजें क्या हो गई, इंटरनेशनल हो गई, जो किसी एक देश के लिए नहीं है बल्कि बहुत सारे देशों के लिए वो एक ही है। जैसे अगर हम समुद्री मार्गों की बात अगर कर लेते हैं, ठीक है, तो समुद्री मार्ग मेनली जो है जब वो किसी देश के 200 नॉटिकल माइल के अगर भीतर नहीं आती हैं तो वो सभी चीजें इंटरनेशनल बाउंड्री के हिस्से में रखती हैं, वो किसी एक देश के लिए नहीं रहती हैं, ठीक है। नेशनल बाउंड्री नहीं, इंटरनेशनल बाउंड्री हो जाता है। आगे देखते हैं। तो मेनली हमने इन चीजों के बारे में बात की है। फिर है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक और रिजर्व। इन सभी चीजों को एक सेपरेट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आगे हम और चलते हैं, अभी इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ह्यूमन एज रिसोर्स, सवाल खड़ा होता है क्या इंसान भी, मनुष्य भी एक संसाधन है?